कभी सोचा है क्या क्या सिर्फ दिमाग में ठान लेने से बिना किसी दवा के कोई बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है? ये सुनने में किसी चमत्कार जैसा लगता है ना? जी। लेकिन इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। जी। आज हम इसी गहरे सवाल में उतरेंगे। क्या हम अपनी सोच की इस ताकत को जानबूझकर अपनी सेहत और अपनी जिंदगी बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? निश्चित रूप से। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा जरिया है, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब यू आर द प्लेसिबो, मतलब आपकी सोच आपका उपचार। अच्छा। आज की हमारी ये जो चर्चा है वो इसी पर आधारित होगी। हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे विचार, हमारे गहरे विश्वास और हमारी भावनाएं किस तरह हमारी शारीरिक हकीकत, हमारी सेहत को गढ़ सकती हैं। हाँ, और ये सिर्फ ख्याली बातें नहीं हैं। जैसा आपने कहा, हम विज्ञान के नजरिए से देखेंगे, न्यूरोसाइंस, एपिजेनेटिक्स, साइकोलॉजी। बिल्कुल। और साथ ही उन लोगों के हैरान करने वाले अनुभवों को भी जानेंगे जिन्होंने इसे सच कर दिखाया है। जी हाँ। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई जादू मंत्र नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर जो शक्ति है उसका विज्ञान है। तो कहाँ से शुरू करें? शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी लेकिन सबसे क्रांतिकारी विचार से कि मन और शरीर अलग अलग नहीं है, वो गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारी सोच सचमुच हमारी सेहत की दिशा तय करती है, या तो बीमारी की तरफ ले जाती है या फिर तंदुरुस्ती की ओर। लेकिन ये कनेक्शन काम कैसे करता है? मेरा मतलब है, सिर्फ सोचने भर से शरीर पर असर, ये कैसे होता है? इसे ऐसे समझिए, जब कोई लगातार किसी गंभीर बीमारी के डर में जीता है तो क्या होता है? हाँ। दिल की धड़कन तेज हो जाती है ना? हाँ। सांसें उखड़ने लगती हैं, पेट में अजीब सी बेचैनी होती है, शरीर तनाव के हार्मोन छोड़ने लगता है जैसे कॉर्टिसोल। अच्छा। तो ये नकारात्मक सोच सीधे तौर पर शरीर को कमजोर करने वाले सिग्नल भेज रही है। और इसके उलट, अगर कोई ठीक होने का पक्का यकीन रखता है तब मन शरीर को शांत और मजबूत करने वाले संकेत भेजता है। विश्वास की ये भावना वो तनाव कम करती है, इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकती है और शरीर की अपनी हीलिंग प्रक्रिया को बढ़ावा दे सकती है। हाँ। यहीं से प्लेसिबो इफेक्ट की भूमिका शुरू होती है। प्लेसिबो इफेक्ट, हाँ, मतलब एक ऐसी चीज जिसका कोई औषधीय गुण नहीं है, जैसे कोई शुगर पिल। जी। लेकिन सिर्फ इसलिए काम कर जाती है क्योंकि मरीज को यकीन है कि वो असली दवा है। ये तो दिमाग को चकरा देता है। ऐसा होता कैसे है? ये होता है हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। अच्छा। सोचिए, हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर के उन सभी कामों को ऑटो पायलट पर चलाता है जिनके बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता। जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, पाचन, हार्मोन का संतुलन, यहाँ तक कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करना। जब हम किसी चीज पर, जैसे मैं ठीक हो रहा हूँ, पूरी शिद्दत से विश्वास करते हैं तो ये विश्वास अवचेतन मन के लिए एक स्पष्ट निर्देश बन जाता है। जैसे कोई कमांडर अपनी सेना को आदेश दे रहा हो, ऐसा? बिल्कुल वैसा ही। और अवचेतन मन उस आदेश को सच मानकर शरीर की कार्यप्रणाली को उसी दिशा में मोड़ देता है। वाह। देखिए, वृंदावन के बाबा प्रेमानंद जी का उदाहरण ले सकते हैं। उनकी दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद, हाँ, मैंने सुना है, उनके भगवान कृष्ण और राधा रानी में जो असीम भक्ति और अटूट विश्वास था, उसने उन्हें एक अद्भुत ऊर्जा और आंतरिक शांति दी। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि कैसे गहरा विश्वास शारीरिक सीमाओं के बावजूद भी व्यक्ति को संभाल सकता है, उसे एक अलग ही तरह की शक्ति दे सकता है। और संत कबीरदास, वो भी तो मन की शुद्धि और ईश्वर में अटूट विश्वास की बात करते थे। उनका मानना था कि एक साफ और सच्चा मन ही स्वस्थ तन की नींव है। हाँ, ये सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता है जिसे डॉक्टर डिस्पेंजा आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि जो विचार हम लगातार सोचते हैं, जो भावनाएं हम रोज महसूस करते हैं, चाहे वो डर हो, गुस्सा हो, चिंता हो या फिर कृतज्ञता, प्रेम और खुशी हो, वो सिर्फ क्षणिक अनुभव नहीं होते, धीरे धीरे ये हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। और ये पहचान सिर्फ मानसिक स्तर पर नहीं रहती, इसका असर हमारे शरीर पर, हमारे जीन्स पर भी पड़ता है। आपने एपिजेनेटिक्स का जिक्र किया था, क्या ये वाकई स्थापित विज्ञान है? एपिजेनेटिक्स एक उभरता हुआ लेकिन बेहद महत्वपूर्ण विज्ञान है। ये कहता है कि हमारे जीन कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा। हमारे पास जो जेनेटिक कोड है वो तो है, लेकिन हमारी जीवन शैली, हमारा माहौल और हाँ, हमारी सोच और भावनाएं ये तय कर सकती हैं कि कौन से जीन एक्टिवेट होंगे और कौन से साइलेंट रहेंगे। मतलब अगर कोई लगातार तनाव, डर या गुस्से में रहता है
तो वो अपनी शरीर में लगातार ऐसे रासायनिक सिग्नल भेज रहा है जो उन जीन्स को ऑन कर सकते हैं जो सूजन यानी इन्फ्लेमेशन या बीमारियों से जुड़े हैं, और उन जीन्स को ऑफ कर सकते हैं जो सेहत और मरम्मत के लिए जरूरी हैं। ये शरीर को धीरे धीरे कमजोर करता है। और अगर कोई जानबूझकर कृतज्ञता, खुशी और सेहत की भावनाओं को महसूस करने का अभ्यास करता है, तो वो शरीर में ऐसे रसायन पैदा कर रहा है जो सेहतमंद जीन्स को एक्टिवेट करते हैं, मरम्मत की प्रक्रिया को तेज करते हैं और शरीर को मजबूत बनाते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा का एक सबसे शक्तिशाली तर्क ये है कि जिस भावना को हम पूरी शिद्दत से महसूस करते हैं, हम उसी भविष्य को अपनी ओर खींच रहे होते हैं। ये थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा? मतलब सिर्फ महसूस करने से भविष्य कैसे बदल सकता है? इसे ऐसे देखिए, जब आप भविष्य में होने वाली किसी अच्छी चीज, मान लीजिए पूरी तरह स्वस्थ होना, उसकी कल्पना करते हैं और उसे इतनी शिद्दत से महसूस करते हैं कि आपका शरीर उसे वर्तमान की सच्चाई मानने लगे, तो आपका शरीर उसी क्षण उस भविष्य के अनुरूप बदलना शुरू कर देता है। आपका दिमाग और शरीर अभी में उस सेहत को अनुभव करने लगते हैं। वाह! आप सचमुच अपनी ही प्लेसीबो बन जाते हैं। ठीक होने की शक्ति बाहर से नहीं, आपके अंदर से आती है। ये समझना कि मन कैसे काम करता है वाकई काफी पेचीदा लगता है। डॉक्टर डिस्पेंजा मन के दो हिस्सों की बात करते हैं, चेतन और अवचेतन। इसे थोड़ा और समझाएंगी? जरूर। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड वो है जिसका हम ज्यादातर समय इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये हमारा तार्किक दिमाग है जो सोचता है, विश्लेषण करता है, सीखता है, योजना बनाता है और निर्णय लेता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये चेतन मन का काम है। ये हमारी इच्छा शक्ति का केंद्र भी है। और अवचेतन मन? सबकॉन्शियस माइंड। वो क्या है? अवचेतन मन पर्दे के पीछे का असली मास्टर है, समझ लीजिए। अच्छा? ये हमारी सभी आदतों, व्यवहारों, विश्वासों, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और शारीरिक कार्यों का भंडार है। ये एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जिसमें हमारी जिंदगी के सारे अनुभव और प्रोग्रामिंग स्टोर है। हमारी 90-95% गतिविधियां, चलना, टाइप करना, गाड़ी चलाना, यहाँ तक कि हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भी अवचेतन मन द्वारा ऑटो पायलट पर चलाई जाती हैं। ओह, इतना ज्यादा? जी हाँ। और जब हम कोई विचार या व्यवहार बार बार दोहराते हैं तो वो अवचेतन में एक प्रोग्राम बन जाता है। हाँ, ये समझ गया। बिल्कुल। चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। जैसे अगर कोई बचपन से सुनता आया है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और उसने इस पर यकीन कर लिया, तो ये उसके अवचेतन का हिस्सा बन जाता है। फिर चाहे वो कितनी भी मेहनत करे, कहीं ना कहीं उसका अवचेतन मन उसे ऐसी स्थितियों में डाल सकता है जो उसके इस विश्वास को सही साबित करे। हाँ, ये देखा है। इसी तरह अगर कोई लगातार सोचता है मैं बीमार रहता हूँ, तो उसका अवचेतन मन शरीर को बीमार रहने के संकेत भेजता रहता है। ये तो काफी चिंताजनक बात है। हम सब जानते हैं कि पुरानी आदतें या नकारात्मक सोच बदलना कितना मुश्किल होता है। तो सवाल ये है कि इस शक्तिशाली अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कैसे किया जाए? इन गहरे बैठे पैटर्न्स को कैसे बदला जाए? डॉक्टर डिस्पेंजा इसका एक स्पष्ट रास्ता बताते हैं, ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान सिर्फ दिमाग को शांत करने की तकनीक नहीं है। ये चेतन मन की लगातार चलती रहने वाली बकबक, जो हमारा एनालिटिकल माइंड है, उसे धीमा करने का एक तरीका है ताकि हम सीधे अवचेतन मन के ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंच सकें। मतलब ध्यान उस दरवाजे को खोलने जैसा है जिसके पीछे हमारी सारी पुरानी प्रोग्रामिंग छुपी है। हाँ, और जब ये दरवाजा खुलता है तो हमें मौका मिलता है पुरानी सीमित करने वाली मान्यताओं, जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, इनको मिटाने का और नई सशक्त बनाने वाली मान्यताओं को स्थापित करने का। जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं। ध्यान के दौरान हमारा दिमाग अक्सर अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स अवस्थाओं में चला जाता है। थीटा अवस्था, थीटा स्टेट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। क्यों? ये गहरी रिलैक्सेशन और हल्की नींद के बीच की स्थिति होती है जब अवचेतन मन सुझावों के प्रति सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। ये उस गीली मिट्टी की तरह है जिसे आसानी से नया आकार दिया जा सकता है। जैसे गीली मिट्टी?
जिसे आकार देना आसान हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण का रोल आता है। हाँ, विजुअलाइजेशन। लेकिन क्या ये सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में सोचना है या कोई दिवा स्वप्न देखना है या कुछ और है? ये दिवा स्वप्न देखने से कहीं ज्यादा गहरा है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपनी मनचाही वास्तविकता, चाहे वो उत्तम स्वास्थ्य हो, कोई लक्ष्य हो या बदली हुई भावनात्मक स्थिति हो, उसको अपने मन में इतनी स्पष्टता और इतने विस्तार से देखना कि वो बिल्कुल असली लगे। अच्छा। लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं है। तो फिर क्या करना है? आपको उस वास्तविकता से जुड़ी भावनाओं को वर्तमान क्षण में महसूस करना होगा। महसूस करना होगा। हाँ, अगर आप पूरी तरह स्वस्थ होना चाहते हैं तो ध्यान में बैठकर सिर्फ स्वस्थ होने के बारे में सोचें नहीं, बल्कि उस सेहत को महसूस करें। अपने शरीर में ऊर्जा महसूस करें, वो आज़ादी महसूस करें जो बिना दर्द के चलने फिरने से मिलती है। वो खुशी महसूस करें जो पूरी तरह ठीक होने पर होगी। खुद को हंसते हुए, दौड़ते हुए, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हुए देखें और उस अनुभव की हर भावना को अपने शरीर की हर कोशिका में महसूस करें। जब हम ऐसा करते हैं तो दिमाग पे क्या असर होता है? दिमाग वर्तमान और स्पष्ट रूप से कल्पना की गई वास्तविकता के बीच का अंतर नहीं समझ पाता। सच में? हाँ, जब आप उस भविष्य की भावना को वर्तमान में जीते हैं तो आपका दिमाग मानता है कि वो घटना सचमुच हो रही है। इसके जवाब में वो शरीर को वैसे ही रासायनिक संकेत भेजना शुरू कर देता है जैसे वो घटना सचमुच घट रही हो। अच्छा। शरीर में हीलिंग हार्मोन रिलीज हो सकते हैं, तनाव कम हो सकता है, इम्यून सिस्टम बेहतर हो सकता है। स्वामी विवेकानंद भी तो मन की एकाग्रता और इच्छा शक्ति पर बहुत जोर देते थे। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद का जीवन और उनकी शिक्षाएं इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक केंद्रित और दृढ़ मन असाधारण कार्य कर सकता है। उनका मानना था कि हम अपने विचारों के निर्माता हैं और हम जो गहराई से सोचते और महसूस करते हैं वही बनते हैं। ध्यान और विजुअलाइजेशन हमें अपनी इसी आंतरिक शक्ति और इच्छा शक्ति को जगाने और उसे सही दिशा देने में मदद करते हैं। लेकिन ये सब सुनने में जितना आसान लगता है, करने में शायद उतना नहीं होगा। ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल जादू की छड़ी नहीं है। इसके लिए समर्पण, नियमित अभ्यास और धैर्य की जरूरत होती है। हाँ, ये तो है। जब आप नई सोच और भावनाओं का अभ्यास शुरू करते हैं तो आपका शरीर और चेतन मन, जो पुरानी आदतों के आदी हो चुके हैं, वो विरोध कर सकते हैं। पुराने नकारात्मक विचार, शक, डर, ये सब वापस खींचने की कोशिश करेंगे। ये सामान्य है। तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? कुंजी है निरंतरता। रोजाना अभ्यास से आप धीरे धीरे अपने दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज, मतलब नए तंत्रिका मार्ग बना रहे होते हैं। जैसे जंगल में पगडंडी बन जाती है रोज चलने से। बिल्कुल। समय के साथ ये नए रास्ते पुराने रास्तों से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और नई सोच, नई भावनाएं, नया विश्वास आपकी स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। जैसा डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं, असली बदलाव हमेशा अंदर से, आपके अपने प्रयासों से शुरू होता है। चलिए अब उन सच्ची कहानियों पर आते हैं जो इस किताब को इतना शक्तिशाली बनाती हैं। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीते जागते सबूत हैं कि ये तरीके काम करते हैं। हाँ, और सबसे पहले खुद डॉक्टर जो डिस्पेंजा की अपनी कहानी है, वो तो अविश्वसनीय है और उनके काम की प्रेरणा बनी। बताइए उसके बारे में, क्या हुआ था? ये 1986 की बात है। डॉक्टर डिस्पेंजा एक ट्रायथलॉन रेस में हिस्सा ले रहे थे और साइकिलिंग सेगमेंट के दौरान एक तेज रफ्तार एसयूवी ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। अरे बाप रे! टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वो हवा में उछलकर अपनी रीढ़ की हड्डी के बल जमीन पर गिरे। चोट कितनी गंभीर थी? बहुत ज्यादा गंभीर। उनकी रीढ़ की हड्डी के 6 कशेरुकाएं, मतलब वर्टिब्रे, टूट कर बिखर गए थे। 6? हाँ, 6। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनकी हालत बेहद नाजुक है। 4 अलग अलग टॉप न्यूरोसर्जन्स की राय एक ही थी, ठीक होने के लिए एक बड़ी सर्जरी करनी होगी जिसमें उनकी रीढ़ में स्टील की रॉड्स डाली जाएंगी। हैरिंगटन रॉड सर्जरी कहते हैं उसे। और इसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो फिर कभी चल पाएंगे और शायद उन्हें जिंदगी भर दर्द के साथ जीना पड़ता। ये तो भयानक था, लेकिन उन्होंने सर्जरी से इनकार कर दिया। ये सच है? हाँ, एक कायरोप्रैक्टर होने के नाते उन्हें शरीर की अपनी हीलिंग क्षमता पर गहरा विश्वास था। उन्होंने एक बेहद साहसिक फैसला लिया, वो सर्जरी नहीं करवाएंगे और अपने मन की शक्ति का उपयोग करके खुद को ठीक करेंगे। डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टरों ने इसे पागलपन समझा। उन्होंने किया क्या फिर?
बिस्तर पे लेटे लेटे उनकी तकनीक क्या थी? हफ्तों तक अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उन्होंने हर दिन घंटों ध्यान किया। उन्होंने दर्द और डर को नजरअंदाज करते हुए अपने मन में अपनी रीढ़ की हड्डी की एक स्पष्ट विस्तृत तस्वीर बनाई। अच्छा। वो मानसिक रूप से अपनी टूटी हुई कशेरुकाओं को फिर से बनते हुए जुड़ते हुए देखते थे। वो कल्पना करते थे कि उनकी नसें ठीक हो रही हैं, मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो उस पूरी तरह से स्वस्थ होने की भावना को महसूस कर रहे थे। अच्छा, भावना को? हाँ, वो खुद को चलते दौड़ते अपनी सामान्य जिंदगी जीते हुए महसूस करते थे। ये कितना मुश्किल रहा होगा, दर्द और वो सब नकारात्मक विचार, उनसे लड़ना। बेहद मुश्किल। उन्होंने बताया कि उनका मन बार बार भटकता था, दर्द हावी होने की कोशिश करता था, लेकिन वो हर बार पूरी दृढ़ता से अपना ध्यान वापस अपनी स्वस्थ रीढ़ की कल्पना और उस भावना पर लाते थे। वो अपने शरीर की कोशिकाओं से जैसे बात करते थे, उन्हें ठीक होने का निर्देश देते थे। ये एक जबरदस्त मानसिक अनुशासन का काम था। और नतीजा क्या निकला? अविश्वसनीय। लगभग 10 हफ्तों के इस गहन मानसिक अभ्यास के बाद बिना किसी सर्जरी के वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। 10 हफ्तों में बिना सर्जरी? हाँ, वो अपने पैरों पर खड़े हुए और चलने लगे। कुछ ही समय में वो पूरी तरह से ठीक हो गए और अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आए, बल्कि पहले से भी ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगे। कमाल है। यही अनुभव उनके जीवन का मिशन बन गया, दूसरों को सिखाना कि वो भी अपनी आंतरिक शक्ति से कैसे ठीक हो सकते हैं। ये कहानी तो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। किताब में और भी ऐसे उदाहरण हैं? हाँ, कई हैं। एक महिला की कहानी है जिसे गंभीर कैंसर का पता चला था। डॉक्टरों ने पारंपरिक इलाज, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इन सब की सलाह दी, लेकिन उसने डॉक्टर डिस्पेंजा की ध्यान तकनीक को अपनाने का फैसला किया। वो रोजाना ध्यान में बैठकर अपने शरीर की हर कोशिका को स्वस्थ और जीवंत महसूस करती थी। कल्पना करती थी कि ट्यूमर सिकुड़ रहा है और गायब हो रहा है। वो ठीक होने के बाद की जिंदगी की खुशी को पहले से ही महसूस करती थी। और क्या हुआ नतीजा? कुछ महीनों के लगातार अभ्यास के बाद जब उसने दोबारा टेस्ट करवाए तो डॉक्टर हैरान रह गए। क्यों? ट्यूमर पूरी तरह से गायब हो चुका था। क्या बात है। कोई मेडिकल कारण समझ नहीं आया सिवाय उसके अपने विश्वास और अभ्यास के। अविश्वसनीय। इसी तरह पार्किंसंस रोग से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला का उदाहरण है। उनके हाथ पैर कांपते थे, चलना मुश्किल था। उन्होंने भी ध्यान और विजुअलाइजेशन का अभ्यास शुरू किया। वो रोज खुद को स्थिर, मजबूत और आत्मविश्वास से चलते हुए महसूस करती थीं। और असर हुआ? धीरे धीरे उनके लक्षण कम होते गए, उनकी स्थिरता लौट आई। लोग भूल गए कि उन्हें कभी पार्किंसंस था। तो मतलब एलर्जी, डिप्रेशन, पुराना दर्द जैसी समस्याओं में भी लोगों ने ऐसे ही नतीजे पाए हैं? बिल्कुल। इन सभी कहानियों में एक ही समान सूत्र है, अपने ठीक होने की क्षमता पर अटूट विश्वास और अपने स्वस्थ मनचाहे भविष्य के संस्करण को सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से वर्तमान क्षण में पूरी शिद्दत से जीना। ये कुछ बाबा प्रेमानंद जी के उदाहरण जैसा ही है, जहां असीम भक्ति और विश्वास ने शारीरिक सीमाओं को पार करने में मदद की। जब आप अपने दिमाग और शरीर को बार बार यह अनुभव कराते हैं कि आप पहले से ही वो बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो आपका शरीर उस नई वास्तविकता के अनुसार खुद को बदलना शुरू कर देता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे श्रोताओं को याद रखनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम में से हर एक के अंदर अपनी सेहत और अपनी जिंदगी को बदलने की एक अविश्वसनीय शक्ति मौजूद है, हमारे अपने मन और विश्वासों में। हाँ। हमें अक्सर सिखाया जाता है कि इलाज या समाधान हमेशा बाहर से आएगा, दवा से, डॉक्टर से, किसी बाहरी परिस्थिति से। लेकिन डॉक्टर डिस्पेंजा का काम हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति हमारे भीतर है। हम खुद ही अपने प्लेसीबो हैं। हम खुद ही अपने प्लेसीबो हैं। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है और ये सोचने पर मजबूर करता है। अगर हमारा मन सिर्फ अपने इरादे और विश्वास को केंद्रित करके इतने गहरे शारीरिक बदलाव ला सकता है, तो जिंदगी के और कौन से क्षेत्र हैं, हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारी रचनात्मकता, जिन्हें हम इसी केंद्रित इरादे और अटूट विश्वास को लागू करके बेहतर बना सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल शायद आगे सोचने और खोजने लायक है।